पिछले लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, भारत अमेरिकी संबंधों का विकास। और उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताना शुरू किया था कि किस प्रकार से नेहरू युग और भारत अमेरिकी संबंध चलते रहे, यानी कि 1947 से 1964 तक के संबंध किस प्रकार के रहे। ये जो नेहरू युग था भारत अमेरिकी संबंधों का, इसके कुछ बिंदु मैंने आपको कराए थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से साम्यवाद और साम्यवादी गुट को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं रहे। दूसरा, मैंने आपको बताया था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को लेकर भी भारत और अमेरिका के जो विचार थे वो बहुत ज्यादा भिन्न थे। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि गुट निरपेक्षता जिसको भारत ने अपनाया था, उसको लेकर भी दोनों के विचार बहुत भिन्न थे। अमेरिका, जिसने सैनिक गुटबंदियों पे बहुत ज्यादा विश्वास किया था 1947 से लेकर 1964, इसका भारत विरोधी था और सैनिक गुटबंदियों को लेकर भी भारत अमेरिकी संबंध ठीक नहीं रहे। इसके बाद मैंने आपको 5वें पॉइंट पे कश्मीर का मुद्दा बताया था कि किस प्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिससे भारत से उसकी दूरियां बढ़ती चली गई। इस बीच में मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये दौर वो था जब नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे और नेहरू का अपना अलग व्यक्तित्व था और अलग विचार थे जो कि अमेरिकियों को पसंद नहीं थे, और अमेरिका का जिस तरीके का रुख था तीसरी दुनिया के देशों को लेकर या नव स्वतंत्र राष्ट्रों को लेकर, वो नेहरू को पसंद नहीं था। तो यहाँ पर कुछ हद तक हम देखते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, उनका व्यक्तित्व को लेकर भी अमेरिका बहुत विश्वस्त नहीं था, बहुत ज्यादा उनको प्रॉमिसिंग पर्सनालिटी नेहरू की नहीं लग रही थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो छठा मुद्दा है उसको डिस्कस करना चाहूंगी, वो है चीन में साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। तो जैसा कि हमें पता है कि 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति आई थी, और इस क्रांति के होते ही यानी कि वहां पे कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का जो एक ऑब्जेक्टिव था या उद्देश्य था वो यही था कि दुनिया में कम से कम देशों में साम्यवाद आए। लेकिन चीन जो इतना बड़ा देश है, उसमें जब 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई और वहां पर साम्यवाद स्थापित हो गया, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी। अमेरिका चीन को साम्यवादी बनाने से रोक नहीं सका। अमेरिका ने ये कोशिश की कि भारत चीन को मान्यता प्रदान नहीं करे एक साम्यवादी देश के रूप में, परंतु भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने अपनी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी या असंलग्नता की नीति थी और स्वतंत्र निर्णय लेने की जो उनने एक क्षमता का परिचय दिया था, उसके रहते नेहरू ने 1949 में ही चीन को एक साम्यवादी देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इसके साथ ही अमेरिका की इच्छा के विपरीत जनवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने के लिए भी भारत ने प्रतिवर्ष प्रस्ताव लाना प्रारंभ कर दिया। तो न केवल हमने चीन को मान्यता दी एक साम्यवादी देश के रूप में, वरन हमने ये भी प्रयास किया कि चीन को किसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की मान्यता की जो सदस्यता है वो प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू का जो चीन पे विश्वास था वो बहुत ज्यादा था, और ये विश्वास अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। 7वें मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध एक बहुत बड़ी घटना थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, और कोरिया युद्ध जो कि 1950 में लड़ा गया था, इसके दौरान भारत ने प्रारंभ से ही उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी देश घोषित किया और
सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया। तो हम जानते हैं कि उत्तरी कोरिया एक साम्यवादी देश था और हमने उसका विरोध किया। इससे अमेरिका थोड़ा हमारे समर्थन में आया, क्योंकि अमेरिका दक्षिण कोरिया का समर्थन कर रहा था। लेकिन अमेरिका की जो आशा के विपरीत भारत ने इस कार्रवाई के लिए अपने सैनिक दस्ता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह युद्ध को अधिक भड़काना नहीं चाहता था। तो लेकिन एक तरफ तो हमने उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी देश घोषित किया और हमने अमेरिका का समर्थन प्राप्त किया। दूसरी तरफ हमने एक काम और किया, वो ये था कि नेहरू ने अपनी जो सेनाएं थी दक्षिण कोरिया के सपोर्ट में जो उसे भेजनी थी या अमेरिका के कहने पे जो उसे भेजनी थी, उसको भेजने से मना कर दिया। तो वापस अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। जब अमेरिकी कमान के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने 38 डिग्री आकांक्ष रेखा को पार कर उत्तरी कोरिया पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, तब भारत ने अमेरिका के इस कुप्रयास की भर्त्सना की। सुरक्षा परिषद के चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के अमेरिकी प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया। तो जब अमेरिका ने उत्तरी कोरिया पे आक्रमण किया तो हमने उसका भी विरोध किया, और जिस प्रकार से अमेरिका ने चीन को एक आक्रमणकारी देश घोषित किया, तो हमने वापस अमेरिका का विरोध किया, और इस प्रकार से हम अमेरिका के साथ वापस टेंशन के संबंधों में रहे। 8वां बिंदु हम कह सकते हैं जापान के साथ संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान के साथ संधि के प्रश्न पर भी दोनों देश सहमत नहीं हो सके। 20 जुलाई 1951 में अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने वाले राज्यों को जापान के साथ की जाने वाली संधि का प्रारूप भेजा और इस पर विचार विमर्श करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में होने वाले एक सम्मेलन में उन्हें निमंत्रित भी किया। भारत ने इस प्रारूप को अत्यंत कठोर और अपमानजनक बताते हुए 30 जुलाई को एक पत्र अमेरिका भेजा। भारत ने इस पत्र में लिखा कि किस प्रकार से वो इसका विरोध करता है कि अमेरिका अपनी इच्छा जापान पर लादना चाहता है, और किस प्रकार से जो अमेरिका है वो जापान से कुछ एक द्वीप लेना चाहता है। तो भारत ने कहा कि अमेरिका को ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, और भारत सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ, और उसने कहा कि हम जापान के साथ अलग से ट्रीटी करेंगे। और 9 जून 1952 को भारत ने जापान से पृथक संधि भी कर ली, जिससे अमेरिका ने असंतोष का अनुभव किया। तो यहाँ पर जापान के मामले में भी हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए। 9वां जो प्रश्न आता है वो आता है हिंद चीन का या इंडो चाइना क्षेत्र का। तो हिंद चीन की समस्या पर भी दोनों देशों में मतभेद जो थे वो बहुत तीव्रता से प्रकट हुए। जहां भारत इस समस्या की शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के पक्ष में था, वहीं अमेरिका सैनिक शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। प्रारंभ में फ्रांस सरकार ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए अमेरिका की सहायता मांगी थी। साम्यवादियों ने इस प्रदेश को बचाए रखने के लिए अमेरिका ने तुरंत ये सहायता देना स्वीकार कर लिया। भारत ने इसका विरोध किया। नेहरू ने तत्काल युद्ध बंद कर देने का सुझाव देते हुए ये प्रस्ताव रखा कि हम हिंद चीन क्षेत्र के साथ एक समझौता कर लें, लेकिन अमेरिका इस पे सहमत नहीं हुआ, और कुछ समय पश्चात हिंद चीन में युद्ध विराम संधि हुई।
समस्या के समाधान के लिए जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ। भारत के प्रतिनिधि ने इसमें महत्वपूर्ण काम किया और हिंद चीन के संबंध में अमेरिका की अनिच्छा के बावजूद भी एक समझौता हो गया। तो हिंद चीन क्षेत्र में भी, इंडो चाइना क्षेत्र में भी जो अमेरिका और भारत के जो विचार थे कि किस प्रकार से यहाँ की समस्याओं से सुलझा जाए, निपटा जाए, इसमें भी दोनों देशों के बीच में हमें मतभेद नजर आया। 10वां बिंदु हम कह सकते हैं कि भारत पाक संबंध और अमेरिकी दृष्टिकोण को भी हमें देखना जरूरी है। तो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में मई 1954 में उस समय अत्यधिक कटुता उत्पन्न हो गई जब अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता करके उसे बहुत अधिक मात्रा में सैन्य सामग्री देना शुरू कर दिया, जबकि भारत पाक संबंध पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में थे। भारत द्वारा अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध किए जाने पर अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान द्वारा इन हथियारों का प्रयोग साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किया जाएगा। परंतु 1965 और 1971 के जो भारत पाक युद्धों में भारत के विरुद्ध अमेरिका द्वारा प्रदत्त इन जो शस्त्र थे इनका प्रयोग किया गया, जिसके कारण अमेरिका के मंसूबों का पर्दाफाश हो गया और भविष्य की घटनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से युद्ध के समय प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 1954 में पाकिस्तान को सीटो और सेंटो जैसे जो प्रादेशिक सैनिक संगठन थे, यानी कि मिलिट्री अलायंसेस थे, उनका भी सदस्य बना लिया। आइजनहावर डलस नीति का स्वयं अमेरिका में विरोध हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान संबंधों में भी जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा साथ दिया और इतने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए कि वो भारत के विरुद्ध इनका प्रयोग कर सके। 11वें पॉइंट में हम कह सकते हैं तिब्बत का मुद्दा। तिब्बत आप जैसा कि जानते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक क्षेत्र है और चीन और भारत के बीच में एक क्षेत्र तिब्बत कहलाता है। तिब्बत के संबंध में भारत ने चीन से जो संधि की उससे भी अमेरिका ने अनुचित समझा और इसे भारत का साम्यवाद के प्रति समर्पण माना। इसी प्रकार 1955 में जब सोवियत नेताओं ने भारत की यात्रा की, तब भी अमेरिकन समाचार पत्रों ने इस आशय से विचार प्रकट किए कि भारत सच्चे अर्थों में असंलग्न या गुटनिरपेक्ष नहीं है और उसने गुप्त रीति से अपने को साम्यवादी गुट से मिला लिया है। तो हमारी जो नीतियां रही, जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा करना चाहा तो हमने चीन को सपोर्ट किया और चीन के साथ हमने एक संधि भी कर ली, जो कि हमारी एक बहुत भारी गलती बाद में साबित भी हुई। और अमेरिका ने उस टाइम विरोध भी किया था भारत की नीति का कि आप चीन के साथ तिब्बत को लेकर संधि मत करिए, लेकिन नेहरू माने नहीं और उन्होंने संधि कर ली। इससे तिब्बत का जो पूरा क्षेत्र है वो चीन के पास चला गया। तो इससे अमेरिका को लगा कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष नहीं है, वो साम्यवादी देशों के ही साथ है, वो चीन के साथ है, वो रूस के साथ है और अपने को जबरदस्ती गुटनिरपेक्ष घोषित करता रहता है। इसके साथ ही हम 12वां पॉइंट लेते हैं। 12वें पॉइंट में हम कह सकते हैं गोवा का प्रश्न। गोवा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के महाराष्ट्र के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। गोवा के प्रश्न में हम कह सकते हैं कि 1961 में गोवा के मामले पर भी इन दोनों देशों के संबंधों में विकृति आई। भारत सरकार
अपने इस क्षेत्र को पुर्तगाल की अधीनता से स्वतंत्र कराने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रही। भारत के लिए गोवा को पुर्तगाली उपनिवेशवाद से मुक्त कराना और उसका एकीकरण करना, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारत इसका समाधान मैत्रीपूर्ण वार्ता के द्वारा करना चाहता था, किंतु पुर्तगाल सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। इस विषय में अमेरिका का दृष्टिकोण विचित्र रूप से भारत के विरुद्ध रहा। गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन अमेरिका में बड़ी आलोचना का विषय बना। इसका मुख्य कारण यही था कि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था और अमेरिका अपने मित्र को नाराज नहीं करना चाहता था। अमेरिकी समाचार पत्रों में यहां तक कहा गया कि गोवा निवासी स्वयं पुर्तगाल का स्वामित्व पसंद करते हैं। भारत को ही हिंसा एवं खून खराबी की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। अमेरिका के प्रतिनिधि गोवा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये एक भारत की जो कार्रवाई है गोवा में, ये आक्रमणकारी कार्रवाई है और भारत खुद आक्रमण का विरोध करता है, लेकिन गोवा के प्रश्न में वो खुद आक्रमणकारी कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ गोवा के प्रश्न में भी हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो ठीक नहीं रहे। 13वें पॉइंट में हम कह सकते हैं भारत रंगभेद जो नीति है उसका असर हमेशा से विरोधी रहा, जबकि अमेरिका ने रंगभेद नीति का समर्थन किया। ये दक्षिण जो वो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उसमें जिस प्रकार से ब्रिटेन की रंगभेद नीति चल रही थी, भारत उसका बहुत ज्यादा विरोधी था, लेकिन अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा था। तो यहां भी हम देखते हैं कि दोनों के जो वो थे रिलेशंस थे अमेरिका और भारत के, वो अच्छे नहीं थे। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमने देखा कि किस प्रकार से जो भारत और अमेरिका है तो उसके बीच में जो संबंध थे 1947 से लेकर 64 तक वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। इसके बाद का जो एक काल आया वो आया लाल बहादुर शास्त्री का समय आया, और लाल बहादुर शास्त्री का जो समय था वो बहुत छोटा था, अल्पकालीन था, और वो लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो ऑलमोस्ट 1964 से 65 तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये बहुत ही छोटा पीरियड था, लेकिन इस दौरान भी हम देखते हैं कि जो संबंध थे भारत और अमेरिका के, वो किस प्रकार से बहुत अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि जो हमारी लीगेसी थी, जो हमारा पास्ट था, हमारा जो इतिहास था भारत अमेरिकी संबंधों का, वो ही बहुत कुछ खास नहीं था। नेहरू के ही काल से भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बिगड़ते चले गए थे। तो अभी भी उनके सुधरने का कोई हमें लक्षण नजर नहीं आ रहा था। हालांकि शास्त्री जी ने कोशिश की थी कि भारत अमेरिकी संबंध किसी प्रकार से सुधर जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री का जो काल है और भारत अमेरिकी जो संबंध है उसके विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।